हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। इसके पहले के लेक्चर में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 1 देखा था और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारी चीजें आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। और खास बात यह है कि यहां पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारी चीजें 100% फ्री अवेलेबल कराता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 2। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन एक एल्यूमिनियम के गैलियम के साथ कर लिया था, जिसमें हमने गैलियम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था और मेंडलीव ने जो प्रेडिक्ट किया था उसको एक एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज, उसके साथ हमने कंपेयर करके उसको देखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नोबल गैसेस जो थी, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आगे पूरी नोबल गैसेस की लिस्ट है। ये काफी लेट डिस्कवर हुई। क्यों ये इतनी लेट डिस्कवर हुई? क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं ये रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ, ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती हैं। तो जब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं, तो खास बात क्या हो जाती है कि ये किसी की नजरों में भी इतनी जल्दी नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोग तो कंपाउंड्स में से ढूंढ ढूंढ के चीजों को स्टडी करते हैं, बट ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही है तो कंपाउंड ही नहीं बनाएंगी, कंपाउंड ही नहीं बनाएंगी तो हमें मिलेंगी ही नहीं इतनी जल्दी। इसलिए इनकी डिस्कवरी जो है वो बहुत लेट हुई थी। एंड रीजन भी दिया हुआ है कि दे आर इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशंस। और ये इनर्ट होते हैं, इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, और ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं नेचर में। ठीक है, इसके बाद एक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी कि जब ये गैस डिस्कवर हुई, जो नोबल गैसेस थी, तो नोबल गैसेस डिस्कवर होने के बाद हमें नोबल गैसेस को अलग से किसी कॉलम में या बीच में नहीं बीच में नहीं डालना पड़ा किसी भी नोबल गैस को, हमने उन्हें एक अलग कॉलम में डाल दिया, जिससे हमारी टेबल डिस्टर्ब नहीं हुई। हमने नोबल गैसेस को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अलग से एक टेबल में डाल दिया था, या डाला जा सकता है, क्योंकि नोबल गैसेस के लिए जो नोबल गैसेस की जो प्रॉपर्टीज थी वो बाकी उनके किसी भी प्रॉपर्टी में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही थी। तो नोबल गैसेस का एक अलग कॉलम, बाकी पीरियोडिक टेबल अलग। इससे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स जमे हुए थे वो जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुए। ये एक बहुत अच्छी चीज आई यहां पे। अब आता है नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशंस में सबसे पहला कि हाइड्रोजन जो होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसा होता है? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? जो सबसे पहली सीरीज होती है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अगर आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 2 मिनट जाने दीजिए और आप पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप लोग की एनसीईआरटी में भी दी होगी उसको देखेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला ग्रुप है वो क्या मिलेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और उसके ऊपर हाइड्रोजन को रखा हुआ है। तो वो हाइड्रोजन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। आउटर मतलब इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसका उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सोडियम में, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन सब में आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन किसके जैसा है? एल्कली मेटल्स के जैसा है, बट है वो नॉन मेटल। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका एल्कली मेटल्स के जैसा है, वो हैलोजन से कंबाइन भी एल्कली मेटल्स के जैसे करता है, ऑक्सीजन के साथ भी वो एल्कली मेटल्स के जैसे कंबाइन करता है, सल्फर के साथ भी वो एल्कली मेटल्स के जैसे कंबाइन करता है। तो उसका कॉम्बिनेशन इन सब एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल एल्कली जैसा है, जैसे एक एल्कली मेटल करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल Na2O सोडियम ऑक्साइड, वैसे ही हाइड्रोजन का देखिए H2O, पोटेशियम का देखिए K2O, है ना। अगर आप देखोगे क्लोराइड तो NaCl, ऐसे ही HCl, वैसे ही KCl, आप देखिए बिल्कुल ये एक तो ये भी एक, ये एक तो ये भी एक, मतलब वैलेंसी सबकी 1 1 1 1 है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स के जैसे प्रॉपर्टीज शो करता है किसी के साथ रिएक्शन के टाइम पे। बट अगर हम बात करें हाइड्रोजन के फिजिकल नेचर की, तो वो बिल्कुल हैलोजेंस के जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि Cl2 एग्जिस्ट करता है, F2, Br2, वैसे ही H2 एग्जिस्ट करता है। तो अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स के जैसी भी है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजेंस के भी जैसे है।
तो ये क्या गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन दोनों के जैसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन को देखो हम बोल भी रहे हैं कि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट कंपाउंड्स भी बना रहा है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा मिक्स्ड एंड मैच है कि हाइड्रोजन को सही जगह देना मुश्किल हो गया। So no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. मेंडेलीव हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाया, प्रॉपर जगह नहीं दे पाया मेंडेलीव, तो ये उसका एक ड्रॉबैक आ गया। नेक्स्ट, isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic table of elements. अब जो आइसोटोप्स है, आप आइसोटोप समझ में आता है क्या होता है? आइसोटोप्स का मतलब है एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली चीज है सेम होगा, 9th में हमने पढ़ा है ना, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। तो इसका मास है समझ लो 1, इसका मास है 2। ऐसे एक और हाइड्रोजन होता है जिसका मास होता है 3, है ना। सो क्या होता है कि जो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स का मतलब होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मासेस। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मासेस, इसका मास है 1, इसका मास है 2, इसका मास है 3, इन्हें आइसोटोप्स बोलते हैं। तो जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया था? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को उनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है ना। अब आप एक चीज सोचिए, एक छोटी सी चीज सोचिए कि भाई ये मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है जो समझ लो यहां पे उसका मास है 1, तो हाइड्रोजन को मैंने मास 1 की जगह रख दिया, हाइड्रोजन को मैंने मास 1 की जगह रख दिया। अब एक हाइड्रोजन ऐसा भी था जिसका मास 2 था, तो क्या मैं फिर 2 की जगह हाइड्रोजन रखूंगा? एक ऐसा मास था जिसका 3 था, क्या मैं फिर हाइड्रोजन को 3 पे रखूंगा? ऐसे एक कार्बन होता है जिसका मास 12 भी होता है, 14 भी होता है, तो क्या 12 की जगह पे भी मैं कार्बन को रखूं? सॉरी, यहां ऊपर आएगा वो, नीचे नहीं है, ठीक है। हम फिर से उसको बना लेते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोजन जो सॉरी हमारा जो कार्बन है वो 12, एक कार्बन ऐसा है जिसका 14 है मास। तो आइसोटोप्स को कहां जमाऊं? एक ही एलिमेंट 2-2, 3-3 जगह घेर रहा है मास के बेसिस पे। भाई इसका मास 12 भी है, एक कार्बन 12 मास का भी होता है, एक कार्बन 14 मास का भी होता है, तो कौन से कार्बन को कहां जमाएं? ये समझ नहीं आ रहा था ना कि अब 12 वाले को तो मैंने 12 वाली पोजीशन पे रख दिया, फिर 14 वाले को मैंने 14 पे रख दिया, मगर एक ही एलिमेंट 2-2 जगह घेर रहा है, 12 पे भी कार्बन, 14 पे भी कार्बन। ऐसे हाइड्रोजन 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी। ऐसे हमारा क्लोरीन होता है जिसका एक का मास होता है 35, एक क्लोरीन का मास है 37, तो एक क्लोरीन 35 पे, फिर एक क्लोरीन 37 पे। ये तो गड़बड़ हो रही है ना, एक ही एलिमेंट 2-2, 3-3 जगह घेर रहा था। तो आइसोटोप्स के आने के कारण मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल खराब हो गई, क्योंकि मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। Thus isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic table. अब ये चैलेंज आ गया मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में कि भाई क्या किया जाए, कहां अरेंज किया जाए, ठीक है। The atomic masses do not increase in a regular manner on going from one element to the next. एक एलिमेंट से दूसरे के जाने पे वहां एक रेगुलर इंक्रीज नहीं होता है मास का, ठीक है। So it was not possible to predict how many elements could be discovered between the elements, especially when we consider the heavier elements. बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा, समझिएगा, इजी पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं कुछ एलिमेंट्स ले लूं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, इतने में समझ आ जाएगा। अब आप देखो मैं इनके मासेस लिख रहा हूं, ठीक है। A का मास है 1, फिर B का मास है 3, C का मास है 7, D का मास है 7.9, E का मास है 8.8, F का मास है समझ लीजिए 10, G का मास है 11, H का है 15 और I का है 20, है ना। समझ लो ये मासेस हैं एलिमेंट्स के। अब आप एक चीज देखो, मेंडेलीव ने क्या बोला? प्रेडिक्ट करो एलिमेंट्स को, जो आगे फ्यूचर में आने वाले हैं उनको प्रेडिक्शन से हम बीच बीच में जगह छोड़ देंगे। अब मुझे क्या पता कि इन दो एलिमेंट्स के बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो घुमा हुआ है, जो गुमा है अभी मिला नहीं है, जो बाद में मिलेगा, क्या वो एक ही आएगा इनके बीच में? तो मैं एक जगह छोड़ूं, 2 जगह छोड़ूं या 3 जगह छोड़ूं? क्योंकि एक रेगुलर वे में आप देख रहे हो मास बढ़ नहीं रहा है, यहां 1 और 3 के बीच में 2 है, मतलब 1 का डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में अगर मैं वो देखूं कितना डिफरेंस है तो 2 है,
2 यूनिट्स का डिफरेंस है। फिर 3 और 7 के बीच में 4 यूनिट्स का डिफरेंस है। 7 और 7.9 के बीच में सिर्फ 0.9 यूनिट का डिफरेंस है। फिर 9 और 8.8 के बीच में कितना हमारा अराउंड 0.9 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद आप इसमें देखो यहां पे 1.2 का डिफरेंस है। तो क्या आप देख रहे हो डिफरेंस हर दो एलिमेंट्स के बीच में अलग है, अलग डिफरेंस है मासेस के बीच में, है ना। अब मुझे क्या पता है इसके बीच में एक एलिमेंट आएगा या 2 आएगा। हो सकता है एक 1.5 हो, कोई एक 1.7 हो, एक 2.8 हो, एक 2.9 हो सकता है ये 2 ना हो, सिर्फ ये 2 हो सकता है ये 3 ना हो, सिर्फ एक अकेला हो। तो प्रेडिक्शन में दिक्कत आ रही थी क्योंकि मास लिया था। अब आप एक ही बात बताइए, आपके स्कूल में आपके क्लास में बच्चे होते हैं, अगर उन बच्चों को हम एक चीज बोले कि भाई हमने आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, तो मैंने एक पहला बच्चा जो था 40 वेट है उसका, दूसरे का है 42, फिर है 45, फिर है 49, फिर है 53, फिर है सीधा 59, फिर सीधा 65, फिर 66, फिर 67, फिर 69 और फिर 70। ये बच्चों के मासेस हैं और मुझे इन्हें अरेंज करना है, इन स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। कैसे करेंगे? मैंने अब बच्चे एब्सेंट भी हैं, कुछ उसमें क्लास में स्टूडेंट्स एब्सेंट भी हैं। अब उस क्लास के कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, मैं नया गया हूं, मैं जाके पहुंचूंगा क्लास में, मैं बोलूंगा चलो सभी लोग अपने ऑर्डर में खड़े हो जाओ। इस ऑर्डर में लोग खड़े हो गए। मैंने पहले वाले से पूछा कितना है तुम्हारा वेट, वो बोलेगा 40, दूसरा वाला बोलेगा 42, फिर बोलेगा 45। मैं बोलूंगा कि अब तुम्हारे बीच में कितने बच्चे हैं मुझे क्या पता, हो सकता है कोई 40.5 वेट का हो सकता है कोई 41 का हो सकता है कोई 41.5 का हो, और हो भी सकता है इनके बीच में कोई भी ना हो। अभी समझ आया? इसीलिए तो आपको रोल नंबर्स दिए हुए हैं। क्यों रोल नंबर दिए हैं? 1 के बाद अगर 3 है तो इसका मतलब है बीच में 2 एब्सेंट है। मुझे इसमें कैसे समझ आएगा कि कौन कहां पे कितने एब्सेंट है और बीच में कितने बच्चे और प्रेजेंट होंगे? तो ये प्रॉब्लम आ रही थी यहां मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के साथ भी, कि मास के ऊपर बेस्ड होने के कारण हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि बीच में कितने आएंगे, और इररेगुलर इंक्रीज था मास का। यहां देखो 2 का डिफरेंस, यहां 3 का डिफरेंस, यहां 4 का डिफरेंस, फिर यहां और कितना हो गया 4 का डिफरेंस, यहां 5 का 6 का डिफरेंस, फिर इनके बीच में 6 का डिफरेंस, फिर इनके बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस। तो इररेगुलर है ना डिफरेंस, कहीं 5 का डिफरेंस है, कहीं 4 का है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि बीच में कौन कितने आएंगे। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के लिमिटेशंस देख लिए, मेंडलीव ने जो गलतियां करी थी वो देख ली। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, 1913 में क्या हुआ था? हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया। वो लॉ बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हेनरी मोजले ने ये बोला दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, ये हमारी खास चीज आ गई है, पीरियोडिक एटॉमिक नंबर। अब ये क्या चीज है एटॉमिक नंबर? अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे एटॉमिक मास, हर चीज एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी, बट हेनरी मोजले एक बहुत अच्छी चीज लेके आए, एटॉमिक नंबर। उन्होंने कहा क्यों ना एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। तो जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम एंड सो ऑन। ये उन्होंने क्या किया? एटॉमिक नंबर दे दिया। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इसे हम सिंबलाइज करते हैं Z से। ये क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा हुआ है कि Z से हम एटॉमिक नंबर को सिंबलाइज करते हैं, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मेनली न्यूट्रॉन तो अलग है मास के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने एक पर्टिकुलर एलिमेंट में नंबर, उसके एक एलिमेंट के एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और हमेशा एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का एक ही होता है, एक एलिमेंट के 2 एटॉमिक नंबर नहीं होंगे, है ना, या एक ही एटॉमिक नंबर 2 एलिमेंट का नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर हाइड्रोजन है तो वो उसका एटॉमिक नंबर है 1 क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन है। हीलियम उसका एटॉमिक नंबर है 2 क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ऐसी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 क्योंकि उसमें 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो जिसमें प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और ये हमेशा फिक्स्ड होता है। जो ये एटॉमिक नंबर है वो हमेशा फिक्स्ड होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब कंसेप्ट आप अपने रोल नंबर्स का लगाओ, जिसका रोल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही सो ऑन 40 तक जाएगा या 50 तक जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक रोल नंबर 1 का है,
क्यों कंफ्यूजन आया होगा? अब मैं अगर नया आपकी क्लास में पढ़ाने के लिए आया हूं तो मुझे क्यों कंफ्यूजन होगा? एक के बाद अगर मुझे 3 दिख रहा है रोल नंबर तो मैं समझ जाऊंगा 2 वाला एब्सेंट है। ये एक बेटर सिस्टम निकल के आया फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके पूरा अरेंज किया हमने। चलिए एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं। 1913 हेनरी मोजले शोड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर। Accordingly, Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted on the basis of modern periodic table, and the modern periodic law can be stated as follows। ये लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। लिखने के लिए कभी कभी हमारा जो बोर्ड है वो दे देता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लेड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो ये हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया ना एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन के आ गई। Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। इनका कहना है कि जो हमने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया था वो ज्यादा प्रिसाइजली हमने अब कर पाए, ज्यादा प्रिसिशन के साथ कर पाए। इसका मतलब क्या कि ज्यादा बेटर तरीके से हमने एक पीरियोडिक टेबल को बनाया और उनके एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज को ज्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाए। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। आगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये बड़ी याद रखने वाली बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स मतलब ऐसे, तो ये इस तरीके से 18 है, इस तरीके से 18 है, और इस तरीके से मतलब ये और ये इस तरीके से कितने हैं? 7। सो ऐसे में 18 है और यूं में 7 है। सो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स के साथ पीरियोडिक टेबल बन गई। अब ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से कैसे निकाली गई है उसको समझिए। देखो यहां ध्यान से, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 हमारे ग्रुप्स थे वहां मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अब इस 8 ग्रुप्स में आपने देखा था कि इसमें ए बी, इसमें ए और इसमें बी, फिर इसमें ए बी, यहां ऐसे करके 2-2 कॉलम्स बने हुए थे, 2-2 सब ग्रुप्स बने हुए थे एक ग्रुप में, और इसमें ए बी सी 3 थे। हमने देखा था ना कि जो आखिरी 8th ग्रुप है उसमें 3 जो थे वो एलिमेंट्स अरेंज थे, और बाकी में आप अगर आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक बार और देखनी है, आप पिछला वाला वीडियो उसका देख लेंगे, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ए बी करके 2 सब ग्रुप्स थे हर उसमें ग्रुप में। तो अब हमने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर सब ग्रुप को अलग कर दिया। तो क्या हुआ, देखिए ये जहां अभी 1 था, इनमें 2-2 का डिवीजन आ गया, ये देखिए सब में 2-2 का डिवीजन आ गया, और आखिरी वाली में 3 का डिवीजन आ गया। अब काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ये हो गए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस अरेंज नहीं थी, मॉडर्न में नोबल गैसेस भी अरेंज्ड है। तो एक और कॉलम डाल दो नोबल गैसेस का, 18th ग्रुप बन गए 18 मेंडलीव से। मेंडलीव में एक ग्रुप में 2 सब ग्रुप्स थे, मॉडर्न में उन 2 सब ग्रुप्स को भी अलग अलग कर दिया। तो हर एक ग्रुप जो मेंडलीव का था वो मॉडर्न के 2 ग्रुप्स के बराबर हो गया। इससे 7 में तो 2-2 थे, तो 7 में 2-2 थे, तो 7 2 14 ये हो गए। 15 16 17 जो आखिरी 8th ग्रुप था उसमें 15 16 17 3 थे, और 15 16 17 और नोबल गैसेस का एक और आ गया 18। इस तरीके से मेंडलीव से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप, 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। The elements present in any one group have the same number of valence electron। अब किसी भी एक ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, देखिए पहला ग्रुप ले लीजिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। मैं ऊपर के 3 का एग्जांपल देता हूं, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 19। क्या है इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 1, इसका है 2 8 1, इसका है 2 8 8 1।
अब आप देखिए सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से जो एक ग्रुप होता है ना ऊपर से नीचे, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, ये एक खासियत हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने के लिए मिलती है। एक बार हम इसको रेफर करते हैं। देखिए सो ये जो पहला जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, all of them have only one electron in their outermost shell. नेक्स्ट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनमें सब में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली इधर आ जाओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम एंड निहोनियम। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब में आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। आगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेवरोवियम। ठीक है, सो ये इन सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में। यहां पे आ जाओ, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसीन, ये इन सब में आउटरमोस्ट शेल में आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 वैलेंसी है। इन सब में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए उसकी वो होती है आउटरमोस्ट शेल। तो इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में। तो हमने नोटिस क्या किया कि जो भी एक एक ग्रुप में एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमन होते हैं। यहां ऊपर से लेकर नीचे तक सब में 1, इन सब में 2, इन सब में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटरमोस्ट शेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने वही देखा, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन belong to 17th group and they have 7 electrons in their outermost shell. Next, groups in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. इसका मतलब जो एक एक ग्रुप है ना हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो एक एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिग्निफाई करता है, जिसमें उस ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स के जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते जाओगे, जैसे कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, तो भले ही सबका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट शेल में सब में एक सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे, बट जैसे जैसे आप एक ग्रुप से नीचे फिर दूसरे एक ग्रुप में जैसे जैसे नीचे के मेंबर्स की तरफ आते जाओगे, एक एक शेल ऐड होता जाता है, तो साइज बढ़ता जाता है एटम का। जैसे हीलियम यहां सबसे छोटा है, देखिए यहां हीलियम सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा नियॉन, उससे थोड़ा बड़ा आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन, ऑर्गेनिसन। अब देखिए इसमें एक शेल है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7 पीरियड है, 7 शेल है। अगर आपको कोई बोले कि ये फर्स्ट पीरियड जो है इसमें कितने ये फर्स्ट पीरियड जो है इसमें कितने शेल्स होंगे, तो हम बोलेंगे फर्स्ट पीरियड में एक शेल है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ पीरियड है, मैं बोलूं फिफ्थ पीरियड में कितने शेल्स होंगे, तो हम बोलेंगे भाई फिफ्थ पीरियड में 5 शेल होंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट में। और सिर्फ इसी में नहीं, इसके पूरे पीरियड में, यहां तक, वहां से लेके यहां तक के पूरे पीरियड में क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स के साथ नंबर ऑफ शेल जो होगा वो सेम होगा। अगर बोला है 5, तो इन सब में 5 जो होंगे वो शेल्स होंगे। अब क्योंकि ऐसे में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। ऊपर से नीचे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, साइज बढ़ता जाता है, और लेफ्ट टू राइट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और साइज चेंज होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे, नंबर ऑफ शेल सेम है, बट फिर भी साइज में डिफरेंस आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट, फिर ये हमने कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन, देयर इज एन एनोमैली व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड आइदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड। अब प्रॉब्लम ये है, हम इसके साथ बड़ा कंफ्यूज हैं, इसको कहां डालें। ये रिएक्टिविटी शो करता है इनके जैसी, बट ये खुद एक नॉन मेटल है और इसको होना चाहिए यहां पे, तो यहां पे होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया है, वो रिएक्टिविटी शो करता है मेटल्स के जैसी, तो रख उसको वहां पे दिया है, बट उसको कलर हमने थोड़ा इस साइड का ही दिया है, मतलब वहां मेटल्स के जैसा कलर नहीं दिया। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे
तो हाइड्रोजन को कलर दिया है नॉन मेटल का और प्लेस किया है उसको मेटल्स के ऊपर। ये तो बहुत कलरफुल है क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बता रही है। ये आपको मेटलॉइड्स बता रहा है, मेटल्स बता रहा है, नॉन मेटल्स, फिर मेटल्स में भी एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, बहुत सारी चीजें बता रहा है, इसलिए कलरफुल है बहुत। और नीचे उसकी पूरी की दी हुई है कि किस किस में कौन सा कलर वो दे रहा है। मगर एनसीईआरटी जो बताता है उसमें हाइड्रोजन को जो कलर दिया है बॉक्स को, वो दिया है नॉन मेटल के जैसा, बट उसे प्लेस किया है मेटल के ऊपर। तो एक इस चीज से हम थोड़ा क्लियर कर पाए कि वो है नॉन मेटल मगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है एक मेटल के जैसे। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियस चीज है, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 है, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, तो दोनों में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग नंबर है, वैलेंसी। अब सब the elements of the second period do not have the same number of valence electron but they contain the same number of shells। अब यहां पे वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। इसमें भी शेल का नंबर क्या है, देखो फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, इसमें भी 2 शेल होंगे, इसमें भी 2 शेल होंगे, इसमें भी, इन सब में 2 शेल्स होंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होगा मगर शेल सेम होगा सब में। ठीक है, आगे, the number of valence shell electron increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right। धीरे धीरे जो शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हो। atoms of different elements with the same number of electrons same number of occupied shells are placed in the same period। जिनने सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाई किए हैं उनको एक ही ग्रुप में डालते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब आप इसको देखो, क्लोरीन, आर्गन, हाँ ये वाली पूरी लाइन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन सब में 3 शेल है, 3 शेल से ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं, 3 शेल से ज्यादा नहीं है, यही पॉइंट हमारा ये बोल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। ये जो भी पोजीशंस है ना वो केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए एलिमेंट्स को दी है। ठीक है, ये एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की फैमिलीज हैं। जो पहला मेंबर होता है ना उसके नाम पे फैमिली का नाम रख दिया जाता है। ये नाइट्रोजन फैमिली है पूरी, ये पूरी ऑक्सीजन फैमिली है, ये सारे हैलोजेंस हैं, ये सारी नोबल गैसेस हैं। ठीक है, तो जो पहला मेंबर होता है ना वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हो, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है अपने ग्रुप का। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा है, देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पूरे ग्रुप का, ऑक्सीजन अपने पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर आप स्टडी कर लेते हो तो वो पूरे पीरियड की एक तरीके से, सॉरी, पूरे ग्रुप की स्टडी हो जाती है। पीरियड्स तो इस तरीके से, जो ग्रुप्स हैं वो ऊपर से नीचे हैं। सो अगर आप एक मेंबर की स्टडी कर लेते हो तो वो पूरे ग्रुप की स्टडी हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो ये बताते हैं कि किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा हमारा एलिमेंट। लाइक जिनके पास भी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जनरली मेटल्स होते हैं। जिनके पास 4 से लेके 8 तक होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं या फिर वो मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है कि जिनमें 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, जिनमें 4 से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स हो सकते हैं। तो ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं। ये जो 4 वाली कैटेगरी है ना ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पसंद करती है। जो 8 वाली कैटेगरी है ये इलेक्ट्रॉन का ना देगा ना लेगा ना शेयर करेगा, ये स्टेबल है, ये कुछ भी नहीं करेगा। तो बहुत सारी वैरायटीज हमें मिलती हैं और हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे समझ सकते हैं, उनका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के। जिसके पास मुझे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में दिख रहे हैं वो मेटल हो गया, जिसका 4 दिख रहा है वो शेयरिंग करेगा। उसके बाद जिनका 5, 6 और 7 है वो नॉन मेटल हो गए जो कि आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और उसके बाद जो 8 होता है वो नोबल गैस होता है, वो रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया। हेनरी मोजले ने ये लॉ दिया था जिसके आधार पर ये पूरी टेबल बनी हुई है। यहां मेटल्स हैं, यहां नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूं यहां पे कि ये मेटल्स हैं और यहां पे कि ये नॉन मेटल्स हैं। ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब धीरे धीरे हम आगे पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, क्या होता है।
चलिए नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली है वैलेंसी। अब देखो हम दो चीजों से स्टडी करते हैं हमेशा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। एक हम उसकी स्टडी करते हैं डाउन द ग्रुप, मतलब अगर कोई भी चीज मुझे स्टडी करनी है तो मैं बोलूंगा डाउन द ग्रुप उस चीज को क्या हो रहा है। डाउन द ग्रुप इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आने पे वो प्रॉपर्टी कैसे बदल रही है, इसको बोलते हैं डाउन द ग्रुप। और दूसरा होता है अक्रॉस अ पीरियड। दूसरा क्या होता है? अक्रॉस अ पीरियड। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट टू राइट जब आप एक पीरियड में जाते हो, एक पीरियड में मूव करोगे तो प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा। तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है और लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। ठीक है, सो इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा लेफ्ट टू राइट के लिए अक्रॉस अ पीरियड, और ऊपर से नीचे आने के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला वैलेंसी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम इन द पीरियोडिक टेबल। ऊपर से नीचे सबकी वैलेंसी सेम है, किसी की भी नहीं बदल रही है। लेफ्ट टू राइट आने में वैलेंसी बदलती है। कैसे? लिथियम का देखो, वैलेंसी इज +1, ये है +2। ठीक है, ये +1 है, ये +2 है, फिर ये +3, ये 4, ये -3, -2, -1, और फिर इधर नियॉन की 0। ये पूरे सबकी 0 है वैलेंसी। अब देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं है। अब तो ये देखो 1 2 3 4 पहले बढ़ रही है, 4 के बाद फिर 3 2 1 0। तो हम ये बोलते हैं अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। पहले वैलेंसी बढ़ रही है, फिर वैलेंसी रिड्यूस हो रही है। ये कहां दिख रहा है हमें? अक्रॉस अ पीरियड। और डाउन द ग्रुप में वैलेंसी रिमेन सेम। इसकी भी +2, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सबकी +2 है वैलेंसी। ये वैलेंसी हो गया। नेक्स्ट एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज के लिए ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो डाउन द ग्रुप, धीरे धीरे जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल है वो बढ़ते जाते हैं। यहां एक वैलेंस शेल था, यहां 2 हो गए, यहां 3 हो गए, 4 5 6 7। तो ऑब्वियस चीज है इसका साइज सबसे बड़ा होगा क्योंकि उसमें 7 शेल्स हैं। तो एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। बट जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एक बड़ी खास चीज होती है, यहां पे एक्शन में आ जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या आ जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का? बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इससे क्या होता है? साइज जो है वो खींचेगा। अब ऑब्वियस सी चीज है, अगर आप किसी चीज, कोई ऐसे फेंसिंग है, आपने उसको रस्सी से पकड़ रखा है, अभी आप खींच रहे हो, अब समझ लो आपके साथ एक और दोस्त आ गया, वो भी खींच रहा है, फिर एक और दोस्त आ गया, फिर 4 5 6 दोस्त ऐसे मिलके और बाहर की जो फेंसिंग है उसमें रस्सी बांध के उसे खींच रहे हैं। धीरे धीरे फेंसिंग सिकुड़ने लगेगी, आपकी तरफ आने लगेगी फेंसिंग, क्योंकि अब खींचने वाले ज्यादा हो गए। वही चीज यहां होती है। आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। अब जैसे सोडियम में 11 है, उसमें 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम में 12 है, उसमें 12 प्रोटॉन। अब 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ऐसे ही 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम जिस पे चार्ज नहीं होता उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यहां भी वही होगा। अब ऑब्वियस सी चीज है, जिनके 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं उनसे ज्यादा खिंचाव 12 प्रोटॉन का 12 इलेक्ट्रॉन पे होगा, उससे भी ज्यादा 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18। अब आप ये सोचिए जैसे जैसे खींचतान वाले बढ़ेंगे साइज किसी भी चीज का छोटा होगा। तो एटम के साथ भी यही होता है कि बीच में प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एलिमेंट्स जो आगे हैं वो सेम शेल में, सोडियम का भी 3rd शेल है, मैग्नीशियम का भी 3rd, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, इन सब के पास सिर्फ 3 शेल है। शेल का नंबर उतना ही है, इलेक्ट्रॉन उसी में आता जा रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है। तो एक प्रोटॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, खिंचाव होगा, साइज छोटा। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस बिकॉज, ध्यान से सुनिएगा इसको, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज एंड सो इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण अट्रैक्शन ज्यादा होता है और साइज कम होता जाता है, सो साइज रिड्यूसेस। वहीं टॉप टू बॉटम में अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड टू द एटम ऑफ द एलिमेंट, दैट इज व्हाई द साइज increases on going from top to bottom, that means down the group, and the size decreases across a period. Clear? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एटॉमिक साइज। अब ये पूरा मैंने उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार टेक्स्ट के थ्रू चले जाते हैं। इट रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। एटॉमिक साइज होता क्या है? न्यूक्लियस का सेंटर और ये उसके शेल्स हैं, ठीक है। तो सेंटर से लेके आखिरी शेल तक का जो ये डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज, ठीक है। outermost shell of an isolated atom, the atomic radius of the hydrogen atom is 37 picometer। एक हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है दैट इज 37 पिकोमीटर, जो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज होता है अलोंग अ पीरियड, दिस इज ड्यू टू। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट हमने सारे पॉइंट्स जो है वो एनसीईआरटी से लिए हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट करें या डायरेक्टली इससे पढ़ लें, ये नोट्स बनाने के काम आ जाएंगे। This is due to an increase in the nuclear charge which tends to pull the electrons closer to the nucleus and reduces the size of the atom। ये न्यूक्लियर चार्ज के कारण हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी खींचता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को और साइज रिड्यूस होता जाता है। नेक्स्ट, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी बताया था इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड as we go down the group, this increases the distance between the outermost electron and the nucleus so that the atomic size increases in spite of the increased nuclear charge। अब इससे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, एक के बाद जब हम नीचे जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी, बट डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं तो खींचतान फिर मुश्किल से होगी। जो पास होगा, जिसका साइज छोटा होगा भाई, उसमें तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच लेंगे, मगर जिनमें एक अलग से शेल ऐड हो जाता है तो उसका डिस्टेंस हमारे न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, इसी कारण से वो अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं रहता, तो साइज बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे आने में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज तो बहुत आसान है समझने में, एक बार यहां ध्यान से देख लीजिए। मेटल वो अच्छा होता है, मेटल्स की एक खासियत होती है दैट दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, वहीं जो नॉन मेटल्स हैं ये डोनेट नहीं करते, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकी आदत होती है। अब आप एक चीज देखिए कि जो ये लेफ्ट में हमें मिल रहे हैं ये मेटल्स मिल रहे हैं, जो राइट में दिख रहे हैं वो नॉन मेटल्स मिल रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से, बीच में रहता हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने के लिए, इस तरफ को आने के लिए आप जैसे जैसे इधर बढ़ोगे नॉन मेटल्स आ रहे हैं, ये मेटल है, हमारी गाड़ी यहां से चली धीरे धीरे आगे 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 आगे, यहां से धीरे धीरे देखो नॉन मेटल्स आने लग गए हैं। तो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है। क्यों? तो हमने वैसे भी बोला है कि जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो वही मेटल्स होते हैं, बाकी तो नॉन मेटल्स है। तो वो 3 वाला जो है ना सिस्टम, जहां आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद से 4 आ जाते हैं, तो वो 4 के कारण अब मेटल्स नहीं रह जाते, नॉन मेटल्स बन जाते हैं, ठीक है। सो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रही है एक चीज कि यहां पे मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि वहां लेफ्ट से राइट आने में देखो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ आ रहे हो तो ऑब्वियस चीज है नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये ज्यादा मेटल है, फिर ये कम मेटल है, फिर ये और कम मेटल है, फिर ये और कम मेटल है, ये और कम मेटल है, ये और कम मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ऐसे मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है। वहीं राइट से लेफ्ट की तरफ जब आप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मैं समझ लो अभी एक मेटल हूं, अब धीरे धीरे मैं शिफ्ट होता जा रहा हूं इधर की तरफ, तो मेरा मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है ऐसे, ठीक है। सो मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस होता जा रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं यूं मूव करता जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया मेटालिक नॉन मेटालिक। अब आप अगर नॉन मेटल से मेटल की तरफ जाते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता जाएगा और मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इस तरीके से ये होता है ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूसेस। और दूसरी चीज एक और, साइज भी तो छोटा हो रहा है, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ा नहीं जाएगा, साइज छोटा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखो।
अगर साइज बड़ा होता जा रहा है तो क्या हो रहा है, अगर साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देंगे। न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, मैं न्यूक्लियस हूं, मेरे से वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, मैं उसको नहीं पकड़ पाऊंगा, उसे कोई भी ले लेगा। तो मेटल वो अच्छा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देते, मैं और अच्छा मेटल। जितना साइज बड़ा होगा उतना अच्छा मेटल। सो जिनका साइज बड़े होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ गई, इसका मतलब क्या, मेटल अच्छे। साइज जितने छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन लेना उतना अच्छा आसान होता है, और इलेक्ट्रॉन लेना जितना आसान उतना अच्छा नॉन मेटल। तो ये चीज है, इसीलिए सबसे अच्छा नॉन मेटल यहां पे ये होता है, क्योंकि एक तो सबसे ऊपर का, नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा, ये भी नॉन मेटल है, बट सबसे अच्छा ये है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, और साइज छोटा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी जल्दी से ले लेता है। और सबसे अच्छा मेटल जो है वो सीजियम, इसलिए सीजियम बोला, फ्रेंशियम भी बोल सकता था, बट जो फ्रेंशियम है वो होता है रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, वो डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने बोला सीजियम। ठीक है, सो सीजियम हमारा सबसे अच्छा मेटल, और फ्लोरीन जो है वो नॉन मेटल। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये राइट में नॉन मेटल की तरफ सबसे ऊपर का है क्योंकि साइज छोटा, और ये मेटल्स की तरफ सबसे नीचे का है क्योंकि साइज बड़ा। जितना बड़ा साइज उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लो, जितना छोटा साइज उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लो। यहां दे देते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, सो ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एटॉमिक साइज हो गया, हमारा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर चल रहा था। In the modern periodic table, a zigzag line separates the metals from the non-metals. The borderline elements boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, and astatine are intermediate in the properties and are called metalloids or semi-metals. तो आप यहां देखिए जो ये elements है ना, हम कौन से, हाँ देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम के बाद यहां एस्टेटीन। ठीक है, हम इसको नहीं मानेंगे, सीधा एस्टेटीन पे आ जाएंगे। ठीक है, सो अब यहां देखिए, ये जितने भी यहां मैंने इसको मार्क किए हुए हैं ये सारे मेटलॉइड्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोलोनियम है, पोलोनियम मेटल बोला जाता था, मगर वो इसको मेटलॉइड बोला जाता था, मगर अब ये मेटल है क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना नीचे वाले, इनके ऊपर स्टडी चलती रहती है, और चलती रहती है तो हमें नई चीजें पता चलती जाती हैं। तो पोलोनियम इज अ मेटल, डोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटली इट इज अ मेटल, वेयर एज एस्टेटीन का हमें पता चल गया है कि ये एक मेटलॉइड है। तो ये मेटलॉइड है, और बाकी ये जो जितने भी हैं हमारे, ये सारे मेटलॉइड है। तो अब आप खुद एक चीज देखो, यहां सारे मेटल, यहां सारे नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल के जो बीच में मिलता है वो हमें मेटलॉइड मिलता है, मतलब मेटल के जैसा है पर मेटल नहीं है। ऑइड वर्ड जहां भी आता है ना, इसका मतलब होता है उसके जैसा, मेटलॉइड मेटल के जैसा। क्लियर हुआ? सो ये हमारे मेटलॉइड्स हैं, यहां मेटल्स हैं, यहां नॉन मेटल्स हैं, और ये नीचे दिख रहे हैं, ये इनको ट्रांजिशन ये हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब यहां देखो 57 से 71 ये यहां डाल दिए गए हैं, क्योंकि ये यहां रहते हैं ना तो इनकी प्रॉपर्टी, इनके मैचिंग, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी बिगड़ जाती, इसलिए यहां से उठा के इन पूरों को हमने अलग यहां रख दिया है। इनको बोलते हैं, जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, और जो ये नीचे वाले दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। सो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स ये हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिनके बारे में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स की आदत है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल की आदत है इलेक्ट्रॉन लेने की, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट से बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। डाउन द ग्रुप से आप जब नीचे आते हो, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकॉज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फॉर द आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये कमजोर पड़ता है। अभी इलेक्ट्रॉन यहां थे, नीचे उतरे, साइज बढ़ा, फिर साइज बढ़ा, फिर साइज बढ़ा, फिर साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, therefore these can be lost easily, hence metallic character decreases across a period. अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
नॉन मेटल्स ऑन दी अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने बॉन्ड बनाता है। Non-metals are found on the right hand side of the periodic table. These trends also help us to predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known to you that the oxides of metal are basic, that of non-metals are acidic in nature. अब जितने भी हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, फॉर एग्जांपल जनरल सी बना दी, जितने मेटल्स हैं इन सब की जो हमारे ऑक्साइड्स हैं वो सारे बेसिक होंगे, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। इनके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, इनके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो अब पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से जमाने में हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमारी स्टडी आसान हो गई। एक तो सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज पढ़ने में आसानी हो गई, हमें एक पीरियोडिसिटी समझ आ गई ना। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, हर एक सेट के बाद फिर से प्रॉपर्टी रिपीट होती है, हर एक सेट के बाद फिर से प्रॉपर्टी रिपीट होती है। ये चीज हम डायग्राम के साथ और अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल का डायग्राम देखो तो यहां से शुरू अगर मैं करूं तो एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद फिर इनकी और इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, फिर यहां पूरा होके गए, फिर कैल्शियम और इसकी प्रॉपर्टी सेम है, फिर इसकी और इसकी। तो ऐसा थोड़ी ऊपर से नीचे बनाई गई है टेबल, ऐसे बनाई गई थी, बट उनको अरेंज ऐसे किया था कि प्रॉपर्टीज एक ग्रुप की एक जैसी हो। ठीक है, इसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। कुछ एलिमेंट्स और आए, फिर वापस वही प्रॉपर्टी देखने को मिली कैल्शियम, फिर कुछ एलिमेंट्स बीच में आ गए, फिर स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टी वैसे ही, फिर कुछ एलिमेंट्स आ गए, फिर बेरियम की वैसे ही, फिर कुछ आ गए, फिर उसके बाद रेडियम की वैसी। ये पीरियोडिसिटी है, प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरा चैप्टर और उसका पार्ट टू में अब और कुछ इसके बाद कोई पार्ट नहीं है, हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। और ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं का नहीं, ये आगे 11th-12th का भी बेस बनाता है। ये आगे सीनियर क्लासेस में फिर से ये चैप्टर रिपीट होगा एक थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल के साथ। ओके, चलिए अब ये वीडियोस अगर आपको देखने में YouTube पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहां देखिए सारे कोर्सेज के टॉपिक्स, सब कोर्सेज दिए हुए हैं, आपको जो कोर्स देखना है आप उस पर क्लिक करिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, हम लोग जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम जो यहाँ दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे आप क्लिक करेंगे आप इस तरीके की एक स्क्रीन पे आ जाएंगे, और वो भी एग्जाम्पलर। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे डालो, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के वीडियोस आएंगे, ऊपर सर्च में आप एग्जाम्पलर डाल देंगे तो एग्जाम्पलर का पूरे इस तरीके से वीडियोस का आपको थंबनेल्स के साथ दिखेगा एक स्क्रीन। अब यहां पे हमें केमिस्ट्री का पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में हम क्लास 10th केमिस्ट्री एग्जाम्पलर में यहां वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहां पे पूरे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पैकेज में क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो सारी चीजें यहां पे अवेलेबल होंगी। केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो यहां देखिए आप। ये एक सैंपल के तौर पे 1 और 2 लेक्चर्स दिए हुए हैं, बट हम इससे ज्यादा डाल चुके हैं। तो आप कार्बन एंड कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस, सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो सारी चीजें यहां पे आपको मिलेंगी, और वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे यहां पे कार्बन एंड कंपाउंड्स दिया है, वैसी पीरियोडिक, वैसी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेसिस, सॉल्ट्स एंड कार्बन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस दिया हुआ होगा। आप जैसे टॉपिक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरे वीडियोस की एक लिस्ट आ जाएगी, सीक्वेंस में कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट के अकॉर्डिंग जमे हुए वीडियोस होंगे। जैसे आप उन पे क्लिक करेंगे जो वीडियो आपको देखना है उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और ऑर्डर में सारे वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल अवेलेबल है। जिनको हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड करें ताकि वो उन तक पहुंचा सके जिन्हें हिंदी में पढ़ाई ज्यादा अच्छे से होती है और समझ ज्यादा अच्छे से आता है। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सारी चीजें 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीजें आपको फ्री में दे रहा है। 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस जमा नहीं करने पड़ती। A to Z सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं, क्वालिटी टीचर्स और क्वालिटी कंटेंट के साथ। सो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।